हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 12 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब बात हो रही है स्त्रीलिंग शब्द की। विद्वानी होगा नहीं, विदूषक होगा नहीं, स्त्रीलिंग शब्द विद्वता होगा नहीं, बचा आपका विदुषी। तो विदुषी जब शब्द जो है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। देखिए, पढ़िए और फिर इसको बोलिए। विदुषी, विदुषी जो है ना, ये स्त्री भाषा का शब्द है, स्त्रीलिंग भाषा का शब्द है, ये भी कह सकते हैं। और स्त्री से ये शब्द जुड़ा हुआ भी है, विदुषी। पढ़ने से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा व्यंजन नासिक है? यानी ऐसा व्यंजन जो कि नाक के द्वारा बोला जाता है, जैसे कि ना ना ना, तो ना बोलने से ये नाक से निकल रहा है, ना, नासिक यानी ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग ये जान लीजिए कि नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं। नासिक के व्यंजन होते हैं डा से डलिया। 1 मिनट, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डा से डलिया, या ड़ा खाली, ना से नल और मा से मछली। ये सभी जो व्यंजन है ये नासिक से बोले जाने वाले व्यंजन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक होता है स्पर्श व्यंजन, क्योंकि स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए आप लोग। अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन की, चा से छाता, चा, छा से छाता, चा से चरखा, छा से छाता, जा से जहाज, टा से टमाटर, टा और ठा, ठा से ठठेरा। ये जो व्यंजन आप देख रहे हैं ये व्यंजन को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, एक होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पेपर में। शाह हुआ, शाह से षटकोण हुआ, और सा हुआ, और हा हुआ। तो इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? इन व्यंजनों को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, एक होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त व्यंजन होते हैं छतरी, त्रासे, त्रासे त्रिशूल और ज्ञा से ज्ञानी, छत्रज्ञा। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? डा से डलिया, या, ड़ा खाली और ना और मा, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी होती है
आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आशीर्वाद लिखा जाता है ऐसे, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद लिखने का तरीका ये रहा। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक की जो संख्या जितनी होनी चाहिए, 1000 व्यूज़ पर अगर 250 लाइक ना आए तो बेकार है। कल भी मैंने आप लोगों को बोला था, लेकिन लाइक की जो संख्या है बहुत ही कम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कम। अगर 3000 अगर व्यूज़ आते हैं तो लाइक की संख्या कम से कम 600 से 700 लाइक को होनी चाहिए, 600 से 700। लेकिन अपना दुर्भाग्य ऐसा है कि लाइक मिल ही नहीं रहे हैं। जो बच्चा वीडियो देख कर जाता है वो लाइक तो करता ही नहीं है। कंटेंट मैं आपको अच्छा दे रहा हूँ, हर क्वेश्चंस का मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस का जो है आंसर कैसे निकलेगा, क्यों निकला है, उसकी वजह क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनल जो है ना, ये वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और अनिल हुआ, जैसे कि मारुत हुआ और वात हुआ, ये सभी शब्द वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? मैं आपको बीच में क्यों बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक नहीं आ रहे वीडियोस पर ज़्यादा कुछ खास। जब तक वीडियोस पर लाइक नहीं आते हैं तो वीडियो ट्रेंड नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख कर जा रहे हैं तो लाइक का जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, उसको दबा कर जाइए यार। ये गंदी बात है, बहुत ज़्यादा गंदी बात है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। क्या होता है? विषाद। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जो तीनों काल देखता उसको क्या कहते हैं? त्रिदेव, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्र, त्रिपुंड। जो तीनों काल देखता उसको क्या कहते हैं? जो तीनों काल देखता है उसको हम कहते हैं त्रिकालदर्शी। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? अब ढेर सारा मक्खन, ये बात थोड़ी हुई कितना मक्खन हो सकता है, ये भी कोई कंफर्म नहीं है। ढेर सारा में तो बहुत सारा मक्खन आ जाता है, 1 मलैया, 2 मलैया, 3 मलैया, कहने का मतलब मेरा ये है। तो ढेर सारा मक्खन, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न क्या है कि किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम, समास। सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न को पढ़ने के बाद आंसर हमको मालूम हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था? किसी शब्द के पूर्व यानी कि स्टार्टिंग का शब्द, तो स्टार्टिंग के शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और लास्ट वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न क्या है? किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ये कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, सहायक। अनुराग के फल खरीदे में कौन सी क्रिया है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो अनुराग के फल खरीदे, तो अनुराग के फल खरीदे है ना, तो सकर्मक क्रिया यानी अनुराग के फल खरीदे यानी वो व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो कर्म करने को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अनुराग के फल खरीदे, तो वी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बच्चों, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो सपोर्ट कौन करेगा? आप लोगों को वीडियो भी पसंद आता है, मैं कमेंट्स बच्चों के चेक करता रहता हूँ। बच्चों के वीडियोस पर जो कमेंट्स आते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। अगर कमेंट्स अच्छे आते हैं तो लाइक में कंजूसी क्यों? अगर आप वीडियो देख कर जाते हैं, अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा।
अगर आप बीच से छोड़कर भाग रहे हैं तो उन बच्चों का क्या कहना हमको नहीं पता, उनके साथ क्या होगा भगवान जाने। क्वेश्चंस भी बहुत मैं आप लोगों के यूनिक ला रहा हूं और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझाता भी मैं आप लोगों को हूं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एक लोक तृतीय की विशेषता है। अब इसमें तो पूरे के पूरे आपको ऑप्शन देने ही पड़ेंगे। निम्नलिखित में से एक लोक तृतीय की विशेषता क्या है? इसका प्रयोग प्राय अनियोक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। किसके लिए होता है? इसका प्रयोग प्राय अनियोक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब आप मन में सोच रहे हैं कि पैसा मेरे हाथ में आ जाए, हमको मेहनत भी ना करना पड़े और पैसा हाथ मेरे आ जाए, कुछ करना ना पड़े और पैसा हाथ में आ जाए। तो अगर आप पैसा हाथ में आ जाए तो इसको आप क्या कहेंगे? हथेली पर सरसों उगाना, परिश्रम करना, असंभव कार्य करना, बहुत अधिक प्रयत्न करना, दृढ़ संकल्प करना, असंभव कार्य करना। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हथेली पर सरसों उगाना, आप कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता है और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, हाँ ये काम हो सकता है। अब जैसे कि आप घर पर बैठे हैं, पैसा हाथ में आ जाए, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा, तो कोई असंभव कार्य नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि समझाने का तरीका, जैसे कि आप कान ऐसे भी पकड़ें तो वही बात होगी, चाहे कान ऐसे पकड़ें, दोनों तरफ से कान पकड़े तो कान ही पकड़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आओ, ह्रस्व स्वर की बात हो रही है। तो इसमें जो आप औ देख रहे हैं ना, औ, ये आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऋस्व है या ह्रस्व स्वर है, ये क्या लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर औ करते हैं तो औ तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट लग रहा है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं फिलहाल, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर हैं। अभी मैंने आपको संयुक्त स्वर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी थी कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त स्वर की इसमें बात हो रही है, तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था, छा से छतरी, त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल और ज्ञा से ज्ञानी। अब ऑप्शंस में आप ये देखिए कि इसमें संयुक्त स्वर कौन सा होगा। निम्नलिखित में संयुक्त स्वर है, इस क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है। क्यों? छोटी ई ये संयुक्त स्वर कैसे हो जाएगा, आप ही बताइए। छोटी ई संयुक्त स्वर कैसे हो जाएगा? संयुक्त स्वर की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर संयुक्त स्वर की, संयुक्त व्यंजन की बात नहीं हो, क्योंकि संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्रक ज्ञा। थोड़ा सा पढ़ने में कन्फ्यूज़न हमको हो गया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। संयुक्त स्वर की बात हो रही है। एक होते हैं संयुक्त व्यंजन और एक होते हैं संयुक्त स्वर। तो छत्रक ज्ञा ये तो हो गए आपके व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हो गए, और स्वर, संयुक्त स्वर की जो संख्या होती है संयुक्त स्वर की, वो टोटल होती है 5। कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए आप लोग। जैसे कि ए हो गया, ए से एनक, ठीक है, अय हो गया, ओ हो गया, ठीक है, ओ हो गया, औ हो गया, औ से औरत, और री हो गया, री से ऋषि। तो इसमें जो री जो है ये आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें देखिएगा क्या पूछ रहा है, निर्देश प्रश्न संख्या 65 से 66। प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमल है। बेमल शब्द का चयन करना है, ऐसा शब्द जो शब्द सबसे अलग हो। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन। पढ़ने से ही पता चल रहा है, आपने पढ़ा, ठीक है। पढ़ने के बाद जो लोचन है ना, लोचन, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। अमृत हुआ, पीयूष हुआ, सुधा हुआ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है, या आप ये भी कह सकते हैं ये अमी का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो लोचन है ना, लोचन किसके अंतर्गत आ जाता है? आंख के अंतर्गत, यानी आंख के पर्यायवाची शब्द में आप लोचन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। तो इसमें जो चमन है ना, चमन, ये बेमल शब्द हो जाएगा, पढ़ने से ही पता चल रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निर्देश प्रश्न संख्या 67 से 68, नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। शामिश का विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी, मांस रहित। शामिश का विलोम शब्द क्या होगा? शामिश का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों निरामिष। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यय का विलोम शब्द क्या होता है? धनागम, आमदनी, धनोपार्जन, आय। व्यय का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों व्यय का विलोम शब्द होता है आय। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 69 से 70, दिए गए शब्दों में समास के नाम का चयन कीजिए। चंद्रशेखर में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुप्रिय या द्विगु। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? चंद्रशेखर का समास विग्रह क्या होता है? चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी भगवान शिव। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। रात दिन में कौन सा समास होगा? रात और दिन के बीच में आप एक बीच में योजक चिन्ह आप देख रहे होंगे, तो इसमें बीच में जब योजक चिन्ह होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास होता है तो बीच में योजक चिन्ह होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में रहता है? सदैव एक वचन में रहता है ये आपको बताना है। जनता, दर्शन, लोग या आंसू। जनता की श्रेणी में तो एक इंसान भी जनता में की श्रेणी में आ सकता है, दो भी हैं तो भी जनता की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन जो जनता है ना ये सदा एक वचन में रहता है। दर्शन, लोग, आंसू ये जो हैं ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? अब कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, करण से के द्वारा या करण के द्वारा ये भी बोल सकते हैं। सबसे पहली बात करण के जो कुल पार्ट होते हैं, यानी कारक के जो कुल पार्ट होते हैं कुल 8 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें यह पूछा जा रहा है कि करण कारक की विभक्ति क्या होगी। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, हमको ढंग से याद नहीं है लेकिन फिर भी हम खुद थोड़ा थोड़ा हमको याद है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा यानी करण से के द्वारा ये भी कह सकते हैं, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या बोला कि सही शब्द है, यहाँ पर आपको सही शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें जो सिंह आप देख पा रहे हैं सिंह, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जलवायु में कौन सा समास है? जलवायु में कौन सा समास होगा? आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बीच में योजक चिन्ह भी होता है, वो आपका द्वंद्व समास होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि बीच में योजक चिन्ह भी नहीं होता है फिर भी वो आपका द्वंद्व समास होता है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु में हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। कोई कुछ कहे हमें क्या। अब कोई कुछ क्या कह रहा है जब आपको कुछ मतलब ही नहीं है, आपको क्या पता होगा? तो यहां हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 से 77 प्रश्नों में प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। क्या बोल रहा है? 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 3 नगरों के नाम बताइए, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 77 क्वेश्चंस क्या है, ध्यानपूर्वक आंसर दीजिएगा। इसमें इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा मुझसे यह काम होना संभव नहीं है। ए ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 से 79 क्या बोला है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद चुनिए। सचितानंद, सचितानंद की संधि विच्छेद क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। सचितानंद की संधि विच्छेद क्या होती है? सत्य धन चित धन आनंद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सचितानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यशोदा,
यशोदा की संधि क्या होगी? यशोदा की संधि होती है यश धन दा। अच्छा, यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। विसर्ग संधि हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश 80 से 81 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची चुनिए। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गोरी, पद्मा, प्रिय, मीन। सिंपल सा क्वेश्चन है। मीन जो है ना, ये मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। तो मीन तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक होता है झक, ध्यानपूर्वक देखेगा। एक होता है झक, एक होता है झश, झश, ठीक है। जल जीवन, जल जीवन, झक झक झस जल जीवन। शफरी, शफरी हो गया और मकर हो गया। ये सभी शब्द मछली के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप एक बार आप लोग। तो पति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आर्य, आर्य कह सकते हैं। पति को क्या कहते हैं? आर्य। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 82 से 83 क्या बोल रहा है? प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे लोक तृतीय के लिए विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका मुहावरा क्या होगा? तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, यानी सब लगभग समान होना। इसको आप ये कह सकते हैं कि सब लगभग समान होना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ऊंट को निगल गया और दुम को हिचके, इसका मुहावरा क्या होगा? ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके। बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है गाइस? निर्देश प्रश्न संख्या 84 से 85 दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। षडानन, षडानन प्रयुक्त संधि क्या होती है? जब आप इसकी संधि करते हैं तो इस संधि क्या होती है? षट धन आनन। तोड़ लिया आपने, इसकी संधि कर ली, तो ये आप ये हलंत देख रहे हैं, हलंत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। धर्मात्मा में प्रयुक्त संधि क्या होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। धर्म धन क्या होता है? धर्म धन आत्मा, इसको मान लिया जाएगा छोटा और इसको मान लिया जाएगा बड़ा। तो छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बना? बड़ा मिलकर बन गया। तो बड़ा किस संधि के अंतर्गत आती है? दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती है। लेकिन दीर्घ स्वर संधि दिया नहीं तो आप स्वर संधि पर टिक कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 86-87 नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। क्या बोला? जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? असाध्य, विकट, भयानक या घातक। क्या बोला? जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको कहते हैं असाध्य। तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई उसको क्या कहते हैं? आक्रांत, अजय, विजित, पराजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई उसको क्या कहते हैं? तो जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई उसको कहते हैं विजित। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 से 89 नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम, पूजनीय कैसे लिखा जाता है? इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी पूजनीय की? तो पूजनीय को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। ये ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्ञानेंद्रिय कैसे लिखा जाता है? ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है भैया मेरे? यथा, अनु,
प्रति, बड़ा आ, हर, उद और हर, ये सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यथा स्टार्टिंग का शब्द है यथा, दे सकते हैं आप लोग, यथा यदि, जैसे यथाशक्ति, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, इनमें से एक शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्म, सैंधव, घोटक, तुरंग। देखिए वीडियो की लाइक की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ आज 500 लाइक का, ज़्यादा टारगेट नहीं है। सिर्फ एग्ज़ाम में आज से 12 दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन। अगर 12 दिन में 500 लाइक का टारगेट अगर पूरा नहीं कर सकते तो क्या कर पाओगे आप लोग, ये बताइए पहले आप हमें। इनमें से एक शब्द में घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अश्म जो है ना, अश्म, ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अश्म जो है ना, ये उपल का पर्यायवाची शब्द है। सैंधव हुआ, घोटक हुआ और तुरंग हुआ, ये सभी शब्द घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची शब्द है। मृगांक, अतक, पंचानन, सिंदूर। सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पंचानन जो है ना, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिससे कि सिंह का पर्यायवाची शब्द शेर भी होता है और वनराज भी होता है। ठीक है, ये ना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वनराज भी होता है, शार्दुल होता है, एक शार्दुल होता है, शार्दुल, ठीक है, शार्दुल होता है। मृगराज भी होता है, मृगराज हो गया। ठीक है, व्याघ्र हो गया, व्याघ्र, व्याघ्र हो गया। जैसे कि पंचमुख हो गया, मृगेंद्र हो गया, केसरी हो गया, महावीर हो गया, ये सभी शब्द सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न क्या कि जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पद ही प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्द गर्मजोशी का समानार्थी शब्द क्या होगा। शब्द गर्मजोशी, इसका समास क्या होता है, सॉरी समानार्थी शब्द, यानी कह सकते हैं विलोम शब्द, गुस्सा कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यहां पर आपको सही संधि विच्छेद की पहचान करनी है। तत्धनमय यानी तन्मय, तत्धनमय। अच्छा, तन्मय में प्रयुक्त संधि क्या होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि तत्सम शब्द क्या होगा। ऐसा शब्द जो हो जो कि संस्कृत भाषा का हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निकृष्ट, निकृष्ट जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो टी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। केशव, माधव, मुकुंद, ऋषिकेश। अर्जुन श्री कृष्ण को क्या बोलते थे, केशव बोलते थे। तो ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द वासुदेव भी होता है, सारथी भी होता है, मुरलीधर भी होता है और हरि भी होता है और नंद लला भी होता है। तो ये सभी शब्द जो है कृष्ण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। गीतांजलि किसकी रचना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, रविंद्रनाथ टैगोर, यशपाल। गीतांजलि किसकी रचना है, तो गीतांजलि जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गोदान किसकी रचना है भाई। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। गोदान जो है ना ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, सही शब्द चुनिए। श्रृंगार, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, टारगेट रहेगा आज का 500 लाइक का, ज़्यादा कुछ नहीं, 500 लाइक की टारगेट है, इसको पूरा कर दीजिए आज। तो क्वेश्चंस मैं और ज़्यादा लाऊंगा क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पांस है कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए जहां क्वेश्चन मैं आपको लगभग 75 क्वेश्चन मैं आपको कराता था, घटाकर मैंने कर दी सिर्फ 50 प्रश्न, सिर्फ 50।
क्यों कर दी हैं, रीज़न आप खुद जानते हैं। जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए हमारे वीडियोज़ पर वो रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। कमेंट आप लोगों के अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्स दिखना चाहिए वो रिस्पॉन्स हमको नहीं दिख रहा है। इसीलिए संख्या मैंने कर दी है कम। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या मैं बढ़ाऊं तो आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। लाइक की संख्या हमको चाहिए आज 500 लाइक पूरे के पूरे, इससे कम ना ज़्यादा। तो इस टारगेट को पूरा कीजिए आप लोग। अगर आप इस टारगेट को पूरा कर देते हैं तो नेक्स्ट अगले यानी कल आपको 75 क्वेश्चंस का एक वीडियो कल मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर मन हो तो कर दीजिए, अगर मन ना हो मत कीजिए, आपकी मर्ज़ी है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप करें या ना करें। लेकिन जो मेरी मेहनत है उसका ज़रूर ख्याल कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।